कहते हैं मेमोरीज आर प्राइसलेस, यादों का कोई भी मोल नहीं होता। 4994.99 इंडियन रुपीस। ऑब्वियसली जिसने भी कहा था यादों का कोई मोल नहीं होता, उसकी यादें GTA से तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ी होंगी। खैर, GTA एक ऐसा नाम है जिसके साथ बहुत लोगों की बहुत यादें जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी गेम है जो हर एक गेमर ने अपने बचपन में पक्की बात है कि भाई खेली ही होगी। मैं अगर अपना केस बताऊं तो भाई मैंने वाइस सिटी बहुत ज्यादा खेली है। इवन GTA सैन एंड्रियास से भी काफी ज्यादा वाइस सिटी खेली है, क्योंकि जो पीसी मेरे पास होता था उसमें वाइस सिटी ही चलती थी। GTA सैन एंड्रियास मेरे पीसी में चलती नहीं थी। तो जब रॉकस्टार ने ये चीज़ अनाउंस करी थी कि GTA की ट्रिलॉजी आने वाली है, बेसिकली लीक्स वगैरह आते रहते थे, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी थी उन लोगों में, ज़्यादातर जिन लोगों के पास लेटेस्ट कंसोल है। बिकॉज पीसी पर तो जैसा कि आप देख सकते हो स्टीम पर ये गेम आप परचेज कर ही सकते थे, और आज भी अगर मैं चाहूँ तो अपने इस पीसी पर ये गेम खेल सकता हूँ जो कि इतने साल पहले रिलीज हुई है। पीसी पर कोई ऐसा कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होता, और इसी वजह से ज़्यादातर कंसोल ओनर में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि यार जब GTA आएगी तो उनको वो टाइटल दोबारा से खेलने को मिलेंगे। एंड फाइनली GTA ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन रिलीज हुआ, और रिलीज इसकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। GTA को काफ़ी एक रफ स्टार्ट सा मिला, और जिसकी वजह से मेटाक्रिटिक वेबसाइट पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गेम में ग्लिच हैं, क्योंकि गेम में बग्स हैं। बट कौन सी गेम में बग्स नहीं होते? साइबरपंक की बात कर लो, डेथ लूप की बात कर लो, काफी गेम्स आई हैं रिसेंटली जिनमें काफी ज्यादा बग्स थे। प्लस कुछ गेम्स ऐसी भी रिलीज हुई जिनकी वजह से कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि उनके 3090 तक खराब हो गए। सो हाँ, हर गेम में बिगिनिंग में कुछ ना कुछ बग्स होते हैं, कुछ ना कुछ ग्लिचेस होते ही हैं। ये हम सब अब तक जान चुके हैं, और इसी वजह से हम गेम्स को प्री परचेज नहीं करते। तो भाई GTA को इतनी ज्यादा हेट क्यों मिल रही है? सबसे बड़ा रीजन नॉस्टैल्जिया, अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड ऑल्सो स्लाइट सैडनेस व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, दैट ब्यूटीफुल पास्ट। देखो, जब भी नॉस्टैल्जिया को किसी भी चीज़ का एक सेलिंग पॉइंट बनाया जाता है ना, तो उस केस में ऐसी चीज़ें होती ही हैं, क्योंकि लोगों की उस पॉइंट से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करो कि यार जो GTA ट्रिलॉजी हमने अपने बचपन में खेली थी, तो उस पॉइंट पर जो ग्राफिक्स थे, लोगों की एक्सपेक्टेशन उन ग्राफिक्स से कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस टाइम पर वही चीज़ थी जो लोग एक्सपेक्ट करते थे किसी भी टाइटल से। उस पॉइंट पर जब लोगों ने GTA वाइस सिटी खेली थी ना, तब लोगों की ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इसको अल्ट्रा वाइड सपोर्ट होना चाहिए या इसमें अनलिमिटेड फ्रेम रेट्स मिलने चाहिए। लेकिन आज लोग वैसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी गेम से, और जितने भी अच्छे टाइटल्स आज रिलीज हो रहे हैं उन सारे टाइटल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ऐसी गेम में स्पेशली ये चीज़ें ऐड कर रहे हो। रिसेंटली फोर्जा होराइजन 5 रिलीज हुई, और ये मैं कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम है जो मैंने खेली है। इतने अच्छे ग्राफिक्स और इतनी ऑप्टिमाइज गेम अभी तक मैंने अपने पीसी पर नहीं खेली। जितनी भी रीसेंट गेम रिलीज़ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन मुझे इस गेम में दिखी, और ये एक ऐसी गेम है जो कि एक अच्छे पब्लिशर की तरफ से आ रही है। अगर हम छोटे पब्लिशर्स की भी बात कर रहे हैं, इंडी पब्लिशर्स की भी बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर भी कीना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स एक ऐसी गेम थी जिसके ग्राफिक बहुत अच्छे थे, और वो लग रहा था कि भाई हम एक प्ले स्टेशन टाइप गेम खेल रहे हैं। उसमें भी कुछ बग्स थे, लेकिन उन डेवलपर्स की वो पहली गेम थी। लेकिन जब बात आ जाती है रॉकस्टार की, जब बात आ जाती है टेक-2 इंटरैक्टिव्स की, तो लोगों के सामने गेम्स आ जाती हैं GTA 5 जैसी, लोगों के सामने गेम्स आ जाती हैं रेड डेड रिडेम्पशन ऐसी, और वहीं से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। उस पॉइंट पर ये पब्लिशर सामने आते हैं GTA ट्रिलॉजी के साथ, और मैं ये नहीं कहूँगा भाई ये बुरी सीरीज़ है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस गेम का प्राइस जो था वो 5000 रुपये के करीब भी होना चाहिए था। 1000 रुपये होता फिर भी मैं मान लेता, लेकिन 5000 रुपये, 3500 के अराउंड आपको फोर्जा होराइजन 5 ऑन स्टीम मिल जाएगी। माफिया ट्रिलॉजी का रेगुलर प्राइस 3299 है, और क्राइसिस की जो रिसेंटली रीमास्टर ट्रिलॉजी आई है लगभग 1200 के अराउंड रिलीज हुई है, वहां पर भी 3 गेम्स ही मिलती हैं।
और वो भी रीमास्टर्ड है। ये इस गेम में ऐसा क्या खास लगा हुआ था कि जो इसका प्राइस, जो इनिशियली इसका प्राइस रखा गया ऑन अ रॉकस्टार लॉन्चर, इसका प्राइस 5,000 रुपए रखा गया इस गेम को प्रमोट करने के लिए, सो दैट कि लोग यही गेम खरीदें। रॉकस्टार ने अपनी जो गेम्स थी स्टीम से पुराने वाली GTA ट्रिलॉजी वो भी रिमूव कर दी। वहां पर सिर्फ 2 ही गेम्स बची हैं, GTA 4 एंड GTA 5। सो मेटाक्रिटिक वेबसाइट पर इसको 0.9 यूजर रेटिंग मिली है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट यूज़र रेटिंग है किसी भी गेम को कभी मिली हो। मेटा स्कोर जो इसका है वो अभी ठीक हो चुका है, इससे पहले वो इससे भी ज़्यादा बुरा था। काफ़ी यूज़र रिव्यू यहाँ पर मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर इस गेम को माफिया की ट्रिलॉजी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है, माफिया का डेफिनेटिव एडिशन। आई मीन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता ना कि भाई वो एक रीमेक था और ये एक रीमास्टर। उसका नाम था माफिया डेफिनेटिव एडिशन और ये है GTA डेफिनेटिव एडिशन। भाई नाम से समझ आ जाना चाहिए ना कि यार ये एक रीमास्टर है और वो एक रीमेक। रीमास्टर्ड बेसिकली उन गेम्स को कहा जाता है जिनको हमेशा कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं। उन गेम्स में वो चीज़ें ऐड करी जाती हैं जो शायद गेम में पहले नहीं थी। आपको कैरेक्टर में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको एनवायरनमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लाइटिंग के ऊपर काम किया जाता है, यहाँ पर इफेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। पुरानी गेम्स को अल्ट्रा वाइड सपोर्ट दी जाती है, उनके FPS जो भी कैप होते हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। बेस गेम वही रहती है, मोस्टली कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी रीमिक्स की, तो ये बिल्कुल ही एक नई गेम है और ये डेवलपर के ऊपर है वो इस गेम को किस हिसाब से बनाना चाहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेजिडेंट ईवल के रीमिक्स निकले थे, अगर आप उनको पुरानी गेम से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक पुरानी गेम है और ये एक रीमेक है, बिकॉज वहां पर जो इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगी वो लेटेस्ट जो गेम्स आ रही हैं उनके हिसाब से होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डेफिनेटिव एडिशन। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो डेफिनेटिव एडिशन है वो रीमास्टर होते हैं और दूसरी साइड कुछ लोग कहते हैं कि जो डेफिनेटिव एडिशन होते हैं वो रीमिक्स होते हैं। और प्रॉब्लम की बात ये है कि ये दोनों ही साइड सही हैं और ये जो बीच का रास्ता निकाला है ना, ये जितने भी बड़े पब्लिशर हैं उन्होंने बड़े ही दिमाग से निकाला है। देखो अगर रीमास्टर को रीमास्टर कहेंगे तो लोगों के मन में होगा कि यार हम सिर्फ थोड़े बहुत ग्राफिकल इंप्रूवमेंट के लिए क्यों इतने ज्यादा पैसे खर्च करें, हमारे पास ओरिजिनल गेम है, हम ओरिजिनल गेम ही खेलें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीमेक्स खेलना पसंद नहीं करते बिकॉज उनको वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग नहीं आती। वो कहते हैं कि यार पुरानी गेम पुरानी ही थी, ये रीमेक्स हमें इतने ज्यादा पसंद नहीं है। तो इसी वजह से एक बीच का रास्ता निकाला गया, ना जो रीमास्टर की कैटेगरी में आता है ना ही जो रीमेक की कैटेगरी में आता है। ये बेसिकली पब्लिशर के ऊपर है कि वो गेम कौन सी होगी, बस उसके नाम के साथ आपको डेफिनेटिव एडिशन देखने को मिल जाएगा। माफिया के केस में वो डेफिनेटिव एडिशन रीमेक है और GTA के केस में वो डेफिनेटिव एडिशन रीमास्टर्ड है। टाइम के साथ इस गेम को कितने पैचेस मिलते हैं, कितने इसको अपडेट मिलते हैं, कितने इसको बग फिक्स मिलते हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस गेम की सबसे बुरी बात जो मुझे लगी वो इसके ना तो भाई बग से रिलेटेड है, ना ही इसके ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ना ही इसके प्राइस से रिलेटेड है। वो रिलेटेड है रॉकस्टार लॉन्चर से। ये गेम अभी फ़िलहाल आपको रॉकस्टार लॉन्चर पर ही मिलेगी और इस गेम को खेलने के लिए अगर ये किसी भी और प्लेटफॉर्म पर आती है, फॉर एग्जांपल अगर ये एपिक गेम स्टोर पर आ जाती है या स्टीम के ऊपर आ जाती है, आपको रॉकस्टार गेम लॉन्चर चाहिए। और काफ़ी लोग कहेंगे कि यार इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हम GTA 5 भी तो रॉकस्टार लॉन्चर पर ही खेल रहे हैं, हम रेड डेड रिडेम्पशन भी रॉकस्टार लॉन्चर पर ही खेल रहे हैं। तो इसमें बुरी बात है क्योंकि ओरिजिनल गेम को बैकग्राउंड में रॉकस्टार लॉन्चर नहीं चाहिए था। जिन लोगों के पास रॉकस्टार लॉन्चर है जो GTA 5 ऑनलाइन खेल रहे हैं रॉकस्टार लॉन्चर से, उनको पता होगा कि जब भी रॉकस्टार लॉन्चर के सर्वर डाउन जाते हैं वहाँ पर गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और रॉकस्टार लॉन्चर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप स्टीम के ऊपर चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। अगर आप वहाँ पर रिव्यू पढ़ते हो गेम्स जैसे कि RDR 2 का, आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि उस गेम के साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं और वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर पॉइंट करती हैं, वो है रॉकस्टार लॉन्चर। जब भी रॉकस्टार लॉन्चर डाउन जाता है गेम्स हम वहाँ पर खेल ही नहीं पाते। और इवन दो लोगों ने वो साइन इन वाला ऑप्शन लगा के रखा होता है कि अगर ऑफलाइन मोड भी हो तब भी गेम हम खेल सकें, लेकिन फिर भी उस ऑप्शन को लगाने के बाद भी लोग वो गेम खेल नहीं पाते। और इसी वजह से ऑन रिलीज ये गेम को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि रॉकस्टार लॉन्चर के सर्वर डाउन हो गए और प्लस इस गेम में भी बग्स थे। जब उसको फिक्स करने की बारी आई तो कुछ ऐसी फाइल्स अनइंटेंशनली रिमूव हो गई जो इन गेम्स को चलाने के लिए
लिए ज़रूरी थी और इस वजह से कुछ दिनों के लिए ये गेम रॉकस्टार लॉन्चर से रिमूव हो गई थी। अभी फिलहाल ये गेम वापस आ चुकी है और अगर आप चाहो तो इन गेम्स को जाकर आप रॉकस्टार लॉन्चर से परचेज कर सकते हो फॉर 5000 रुपीज ओनली। आप लोगों का इस सारी चीज के बारे में क्या सोचना है, मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि मेटाक्रिटिक का ये जो स्कोर है ये पूरे का पूरा जस्टिफाइड है, लोगों का जो गुस्सा निकल रहा है वो पूरे का पूरा जस्टिफाइड है? क्या आपको लगता है कि इस गेम का रीमेक आना चाहिए था, वो रीमास्टर से तो अच्छा ही होता? मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।